अग्निपथ योजना के तहत सेना में होने वाली अग्निवीरों की नियुक्तियों को लेकर बुधवार को पटना स्थित एनसीसी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को एनसीसी बिहार और झारखंड के एडीजी मेजर जनरल इंद्र बालन और 29 कमांडिंग अफसर कर्नल डीएस शेखावत ने संबोधित किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अग्निपथ योजना की खूबियां गिनाई। उन्होंने बताया कि सेना में पहली बहाली अगले साल जनवरी में होगी। उन्होंने ये भी बताया कि बहाली में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। एनसीसी के दोनों अधिकारियों ने बिहारी नौजवानों से हिंसा छोड़कर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। इसमें जो भारतीय सेना के युवाओं के लिए और देश के लिए जो बेनिफिट्स है जो साफ निकल कर आ रहा है, इसका पूरा बाखूबी फायदा हमारे युवक और खासकर एनसीसी कैडेट्स इसका बाखूबी फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब हमारे एम्बेसडर्स बन करके इस स्कीम की अच्छी बातों को जनता तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और जो वो युवा हैं जो अग्निवीर बनने की अपेक्षा रखते हैं उन तक खास करके जरूर पहुँचे। और वो डेट्स अनाउंस हो गए हैं और उस डेट्स के हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट रैली शुरू हो जाएगा और बाई एंड ऑफ दिसंबर जनवरी में सेना में सबसे पहली रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत हो जाएगी। ये टारगेट ले डाउन किया हुआ है गवर्नमेंट का और आप सब इसका पूरा फायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी अग्निवीर बनकर अपना खुद का, अपने फैमिली का और अपने सोसाइटी का, अपने देश का नाम। मेरा बिहार के युवकों से ये अपील है कि युवक को मार्गदर्शन करने वाले मेरा जो काम है एज एडीजी एनसीसी बिहार एंड झारखंड कि हिंसा का या जो रास्ता है ना, सरकार भारत सेना आपकी और आपके लिए और आपके जो भी कंसर्न उसको एड्रेस करने के लिए हिंसा का या जो रास्ता है वो अग्निवीरों को शोभा नहीं है। अग्निवीर वो हैं जो कि भारत के लिए, भारत को जीत हासिल करने के लिए हिंसा का यात्रा अपनाएंगे युद्ध के मैदान। बिहार की माटी पर हिंसा का रास्ता अपनाना शायद किसी भी अग्निवीर को शोभा नहीं है। हम सब मिलकर इस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए काम करेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप जो भारत सरकार ले रही है, भारतीय सेना ले रही है, इसका उन्होंने बहुत ही कितने सालों से स्टडी करके इस चीज़ को आगे लाए, जैसे कि कर्नल शेखावत ने बताया, उसको सक्सेस होने में हर तरह का आप लोगों से सपोर्ट और जनता से सपोर्ट और आर्मी से सपोर्ट रहेगा और ये सक्सेस सक्षम जरूर है। अगर 15 साल के बाद एक जवान सेवानिवृत्त होकर बाहर जाता है और उसके पास कितनी भी स्किल्स हो, प्राइवेट इंडस्ट्री में उसको एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी उम्र 35 साल से 40 साल। अब सोचिए अगर प्राइवेट सेक्टर उसको लेना भी चाहे तो इतने बड़े उम्र में प्राइवेट सेक्टर उसको लेगा कैसे? अब 35-40 साल की उम्र में आप उसको प्राइवेट सेक्टर की नई नौकरी में भेजिए तो दो प्रॉब्लम आती है। एक, उसकी उम्र ज़्यादा है तो बाकी जो लोग उससे कहीं कम उम्र वालों के नीचे उसको काम करना पड़ेगा, उस रास्ते को अपनाना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब 35-40 साल के बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उस समय आपकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, हम सब जानते हैं। ऐसे हालात में उन लोगों को नौकरी में लगाना कि हम वही नौकरी दें जहाँ आपकी फैमिली बस गई है और आप फौज में 30 साल 15 साल सर्विस करते हैं तो जरूर ये बनता है कि आपको वहाँ नौकरी दी जाए जहाँ आप आराम से अपने फैमिली के साथ समय काटें। तो मेरे हिसाब से ये 3 वो कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेवारत नौजवानों को एब्जॉर्ब करने में मुश्किलात पाते हैं। पर ऐसा नहीं, तो चाहते नहीं, आपको भी चाहते हैं, तो चाहते हैं कि सेना के थ्रू जो इन लोगों को इतनी स्किल मिली है, जो इतनी ताकत इन्होंने हासिल किया, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। अब सोचिए हमारे युवक जो अब 25 साल में जबकि एकदम नौजवान है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, लर्निंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सीखने की तमन्ना है, कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, उन सब के बीच अगर आप इनको छोड़ते हैं, जैसे कि बताया गया स्कीम में कि प्राइवेट सेक्टर इसको ऑब्जॉर्व करें, CAPF इसको ऑब्जॉर्व करें और कई गवर्नमेंट स्कीम के इसको ऑब्जॉर्व करें, तो क्या वो कहीं ज़्यादा आसान नहीं होगा? बिल्कुल आसान होगा। और बिना अनाउंसमेंट के ही मेरा मानना है कि ये सच होगा और इस स्कीम के तहत दोनों को फायदा
फायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। आपको इस बात का फायदा है कि आपने अपना जज्बा, अपना खून, अपना बलिदान, अपना पसीना एटलीस्ट 4 साल के लिए दिया और उसके बाद आप अपने चाहते या किसी और लाइन को पकड़कर देश की सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। और देश की सेवा में फौज में होना ही जरूरी नहीं है। नेशन बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी अपने करियर में अपने तौर तरीके से करता है। सर, जब वो अग्निवीर में जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो जब अग्निवीर के सदस्य होंगे तो वो सभी गुणों से संपन्न हो जाएंगे, सभी गुणों से वो संपन्न हो जाएंगे, तो फिर उनको अग्निवीर से निकालने की सेवा समाप्ति की क्यों जरूरत पड़ रही है? भाई ये कॉम्बिनेशन है हमारे देश के इकोनॉमिक्स का और हमारे देश के भारतीय सेना को एक युवा सेना बनाने का। इस दोनों का एक बैलेंसिंग एक्ट गवर्नमेंट ने और सेना ने मिलकर करने की कोशिश करी और इसको अचीव करने की कोशिश करी। अब हम आगे चलकर देखेंगे कि इसका कितना सक्सेस होता है। और देखिए, पहली बार रिटायरमेंट वर्ड तो उनके लिए शायद सही नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ रिटायर हुए। रिटायर होने का मतलब ये है कि आपने सब कुछ छोड़कर घर बैठ गए। अभी तो ट्रेन हुए हैं, तो रिटायर नहीं हुए, वो तो उनकी खूबी और उनकी स्किल बढ़ाई गई है ताकि वो देश को और मजबूती से सर्व कर पाए। तो ये रिटायरमेंट वर्ड उनके लागू ही नहीं है। उनको तैयार किया जा रहा है कि भारत को और शक्तिशाली बनाने की उनकी तो शुरुआत है जिंदगी, और उनको तो सक्षम बनाया जा रहा है कि भारत को नेशन बिल्डिंग में किस तरह सपोर्ट करें। और इसीलिए भारत सेना उन पर टाइम ही नहीं, उन पर एफर्ट, उन पर कोर्सेज, उनकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत करेगी कि हर आदमी जिस भी फील्ड में जाएगा वो खुद भी सक्षम होगा, खुद सक्सेसफुल होगा, और वो अपनी उस कंपनी को, CAPF को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा उसको वो कारगर बनाएगा। सर, इसका मतलब ये हुआ कि वो सेना के लिए कम, देश के दूसरे हिस्से के लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे? बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। भारतीय सेना भी देश के लिए काम कर रही है और भारतीय सेना के अलावा जितने इस देश में ऑर्गेनाइजेशन है सब देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने बताया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारतीय सेना में रह करके आप देश सेवा कर सकते। अब जब हम सेना में रेगुलर आर्मी में थे, NCC में नहीं थे, तो हमें ऐसा लगता था कि भारतीय सेना जितना काम करती है देश के लिए शायद उतना कोई नहीं करता। पर आज NCC में आने के बाद जब मैं यहाँ के युवाओं का जज्बा देखता, जब मैं यहाँ के लड़कों को SSCD एक्टिविटीज़ करते देखता, जब यहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट के फील्ड में हो, सोशल सर्विस के फील्ड में हो, करप्शन रोकने के फील्ड में हो, या बीमारियों के रोकने के फील्ड में हो, फ्लड रिलीफ में हो, सब लोग जो भी देश की सेवा करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में देश सेवा करते हैं। हमारे लाखों की तादाद में NCC कैडेट्स हैं। हमारे पास बिहार में 90,000 से ज़्यादा NCC कैडेट्स हैं। इसके अलावा जो एल्यूमिनाई हैं बिहार के, उसकी नफरी तकरीबन 10 लाख। ये सारे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। अब ये हम ये कहें कि हम उनकी को सिर्फ NCC ट्रेनिंग देंगे जो आर्मी ज्वाइन करेंगे, क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ छोटा प्रतिशत ही। अग्निवीर किसी भी तरह से जबरदस्ती भर्ती स्कीम नहीं है, कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है, वॉलेंटरी है प्योरली। आपको सूट करती है, आपको अच्छा लगता है, आपका मन है, आप में जोश है, आइए। जो सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर 4 साल के लिए सेना का हिस्सा होंगे। 4 साल के बाद सब एक बार अपना टेन्योर खत्म करके डीकमीशन कह लीजिए या एनलिस्टमेंट से हट जाएंगे। फिर उनमें से जो वॉलंटियर हैं जो और नौकरी करना चाहते हैं वो रीअप्लाई करेंगे और उनमें से अप टू 25% को 15 साल के लिए सेना में परमानेंट ले लिया जाएगा। बाकी सिविल स्ट्रीट के अंदर, समाज के अंदर बिजनेस करें, बाकी जॉब करें। सरकार ने अनाउंस कर दिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री में, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस कर दिया है, तो उनका अडॉप्शन आराम से हो जाएगा इस सोसाइटी में। आज की तारीख में ये जो स्कीम है इनिशियली ओनली फॉर मेल्स ओपन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि जो लेडीज हैं उनको पूरा मौका सेना में दिया जाना चाहिए, तो भविष्य में इस स्कीम के द्वारा इवन लेडीज या गर्ल्स दे कैन ऑल्सो ज्वाइन आर्मी एज सोल्जर्स। अब तक ऑफिसर कैडर में वुमेन आ रही थी और
कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में अब तक 200 वुमेन भर्ती हुई हैं एज अ सोल्जर, लेकिन इसके बाद ये स्कीम is open to all women to join defense forces as soldiers. एज जो एलिजिबिलिटी है फ्लैश की गई है, 17, 17.5 से 21 है। 2 कैटेगरी हैं, 10th पास या 12th पास, मेडिकल फिट और फिजिकली फिट। और अग्निवीर का टेन्योर के दौरान जो 10th पास हैं उन्हें 12th की डिग्री, 12th का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल के थ्रू। अब आते हैं पे पैकेज या पैसा कितना मिलेगा। जब आप 4 साल बाद जाएंगे तो तकरीबन 11.7 लाख। अगर आप देखें पहला ईयरली पे पैकेज आपका है 4.76 लाख। 30,000 फ्लैट है, जिसमें से 30% आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा और 30% ही गवर्नमेंट डालेगी। मतलब पहले साल 30,000 में से 21,000 आपको मिलेंगे, 9,000 आप जमा कराएंगे, 9,000 सरकार जमा करेगी। अगले साल ये अमाउंट बढ़ जाएगा। इस तरीके से प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो तकरीबन 11.7 लाख आपके पास होंगे और ये इनकम टैक्स एग्जम्प्ट होगा। दिस इज इन एडिशन टू द सैलरी विच यू विल बी गेटिंग 11.7। ये एडिशनल है। आप बाकी अगर आप सियाचिन में नौकरी कर रहे हैं, अगर आप सीआई ऑप्स आतंकवादी इलाके में नौकरी कर रहे हैं, फील्ड एरिया में नौकरी कर रहे हैं, उस एरिया के जो अलाउंसेस हैं वो आपको लागू हैं, वो तनख्वाह के अलावा है। अब आइए, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो कैसे रिस्क कवर किया गया। सबसे पहले इंश्योरेंस कवर फौज में कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज की तारीख में मैं 10,000 रुपये महीना देता हूँ अपनी इंश्योरेंस के लिए, 1 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए। एक जवान 5,000 रुपये महीना देता है 50 लाख की इंश्योरेंस के लिए। लेकिन अग्निवीर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसका इंश्योरेंस कवर भी आप देखिए 1 करोड़ का होगा। आज का सैनिक 5,000 में 50 लाख पाता है, 1 करोड़ के लिए उसको 10,000 देने पड़ते। अगर ये अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन माफ है तो एक तरह से उसको 10,000 रुपये महीना आप उसकी पे का पैकेज का हिस्सा मानिए। और अनहोनी होने के बाद में जो 4 साल का पीरियड उसका नौकरी का है, मान लीजिए 2 साल बाद उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो बचे हुए 2 साल की तनख्वाह जैसे प्रॉमिस की गई थी, प्लस उसको जो सेवा निधि 11.7 लाख आज के हिसाब से, प्लस 1 करोड़ इंश्योरेंस, इतना पैसा उसके परिवार वालों को मिलेगा। और अगर हादसा डिसेबिलिटी का हो, जिसकी की अलग अलग परसेंटेज होती है, मान लो वो बेड रिडन हो जाए या व्हीलचेयर बाउंड हो जाए, ये सबसे ज़्यादा कंडीशन होती है, तो इसकी परसेंटेज डॉक्टर फिक्स करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो वीरगति को नहीं प्राप्त हुआ लेकिन उसके साथ डिसेबिलिटी होगी तो मैक्सिमम 44 लाख रुपए उसको मिलेंगे। बचे हुए पूरे पीरियड की तनख्वाह उसको मिलेगी, सेवा निधि उसको मिलेगी। एयरफोर्स ने अपना नोटिस निकाल दिया है अग्निवीरों के लिए। नेवी का 24 को आने की संभावना है और आर्मी का 1 जुलाई को आने की संभावना है। उनके अंदर 2 कैटेगरी बना दी है, 10th पास और जो टेक्निकल होंगे वो 12th या IIT पास। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं जब भी ये नोटिफिकेशंस जारी होंगे भर्ती के। इस अवसर पर नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया। ये ऐप उन महिला NCC कैडेटों के लिए है जो गीत संगीत में दिलचस्पी रखती हैं। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।